So we reach a very important point in our discussion. वो है रिनेसांस में जो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स थे उनकी प्रोडक्शन क्या थी. रिनेसांस आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, साइंसेस एट्सेट्रा बड़ा यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको समझ गए तो शायद आप मॉडर्न वेस्ट को बड़े थॉरोली समझ पाएंगे, बड़ा अच्छे से उसका एनालिसिस कर पाएंगे. जो भी इस वक्त का फ़लसफ़ा है ना वेस्ट में, कोई भी फ़लसफ़ा हो, उसकी अच्छी समझ तब हो सकती है जब रिनेसांस समझ आ जाए. लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है. रिनेसांस की अप्रिसिएशन हमारे बच्चों में नहीं है. पहले तो उनको पता ही नहीं है ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या होता है रिनेसांस. दे डोंट टेक इट सीरियसली. पहले तो हमारे किड्स डोंट टेक हिस्ट्री सीरियसली एट ऑल. उससे भी पहले दे डोंट टेक स्टडीज सीरियसली एट ऑल. Renaissance is very important, बहुत important, and it's a marvelous thing. मतलब how can you not be interested in Renaissance? It can be wrong, it is pathetic, it is bad, it is iblisi, whatever you want to say, I don't care. But in its own self, it is important. It's very interesting what's happening in Europe in this time. And these things should fascinate you. So we talked about polity, we talked about secularism, how secularism has its roots in Renaissance, and we talked about how secularism has its roots in humanism. And humanism, we said, if we have to point one thing, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई ऐसे पता चल गया सम रूल, अल्लाह ताला का फरमान या कुछ भी, कि all knowledge about Renaissance is going to be deleted, so you can keep only one thing from Renaissance जिसको आप आगे टाइम कैप्सूल में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए. सो यू शुड कीप ह्यूमनिज्म का फ़लसफ़ा, क्योंकि जब ह्यूमनिज्म का फ़लसफ़ा अप्लाई करेंगे बाकी सारी चीज़ें खुद डेवलप होंगी. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इवन इफ यू डिलीट ऑल द लिटरेचर, कीप ह्यूमनिज्म, मेक योर लिटरेचर बेस्ड अपॉन ह्यूमनिज्म, यू वुड गेट रिनेसांस लिटरेचर. सो डिलीट योर ये स्कल्पचर्स, सारे बुत आपने तोड़ दिए जो भी बनाए थे रिनेसांस टाइम में. सो टेक्निक्स भूल गई, सब कुछ भूल गया. कीप ह्यूमनिज्म का लिटरेचर and base your sculpting on humanism and you would get Renaissance का sculpture. So you get the point. The point here is humanism इसका central core है, और humanism का artistic expression आपको literature में मिलेगा, architecture में मिलेगा, painting में मिलेगा, sculpting में मिलेगा, इन तमाम चीज़ों में. इस वक्त के बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, बहुत बड़े poets, writers, dramatists इसी एरा के हैं. अब आप ये सोचेंगे कि पेट्रार्क या बोकाशियो जो इटली के हैं इनको तो हम नहीं जानते, रेबेलेस फ्रांस के, इरास्मस हॉलैंड के, वॉन ह्यूटन इन जर्मनी, सर्वेंटीज इन स्पेन, बट नन ऑफ यू वुड से दैट यू डोंट नो शेक्सपियर इन इंग्लैंड. तो शेक्सपियर, ये सारी हस्तियाँ हैं रिनेसांस लिटरेचर के बाद. इसको विक्टोरियन एरा भी कहते हैं शायद इंग्लैंड में, आई एम नॉट सर्टन दो. तो फ़र्क क्या है इस लिटरेचर में? इससे पहले भी तो लिटरेचर था. कोर डिफरेंस वही है. यहाँ पे मज़हब से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हेयर आफ्टर से लेना देना नहीं है, मेटाफिजिक हेयर से लेना देना है, हेयर आफ्टर से नहीं. फिज़िक्स से लेना देना है, मेटाफिजिक्स से नहीं. ठीक, ज़ाहिर से लेना देना है, बातिन से नहीं. यहाँ पे पाइटी, एसेटिसिज्म, इससे लेना देना नहीं है. एंड दीज आर ऑफन एंटी क्लेरिकल. ये जो राइटिंग्स हैं, ये है सडन शिफ्ट, ये है शिफ्ट इसका. सबसे सिग्निफिकेंट फीचर इस इन लिटरेरी वर्क्स का ये है कि ये यूजुअली वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी. और हमारे यहाँ ये ऐसे नहीं हुआ. हमारे यहाँ अलमदार कश्मीरी में ही बात करते थे, ही टॉट इन कश्मीरी. लेकिन हमारे यहाँ भी जो लिटरेचर जिसको हम बोलेंगे कि वो हाई कल्चर वाला लिटरेचर, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? वो पर्शियन में लिखा जाता था. उससे पहले जो हिंदूज लिखते थे, बोलते वो कौन सी लैंग्वेज थे वो अलग बात है, लेकिन लिखते संस्कृत में थे जब हाई कल्चर की राइटिंग्स होती थी. तो यू कैन सी दिस डिवीजन. वेस्ट में भी ये था. वेस्ट में भी हाई कल्चर की लैंग्वेज अलग थी और आम लोगों की लैंग्वेज अलग थी.
तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में आना शुरू हो गए, फ्रेंच में लिख रहे हैं, जर्मन में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये आम लोगों की लैंग्वेजेस थी। सोफिस्टिकेटेड पीपल डू नॉट यूज़ दिस लैंग्वेज। सोफिस्टिकेटेड पीपल कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? दे वुड यूज़ लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, बट ग्रीक भी चला गया था, लैटिन वॉज द लैंग्वेज विच दे वुड यूज़, बट ग्रीक भी यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए आप देखेंगे अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लैटिन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वेस्ट में। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, देयर इज ए शिफ्ट वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में आना शुरू हो गया। अब इसके बड़े रिपरकशंस होते हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में आने के, लोग समझेंगे ना बात को। अब इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग इज अ थिंग वी कैन डिबेट इन इटसेल्फ, बिकॉज इट इज अप फॉर डिबेट। इसको कभी सीरियस थॉट दिया नहीं है, मॉडर्न मैन ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया कि इज एजुकेशन द वे इट इज टॉक्ड अबाउट, आई मीन मेकिंग पीपल लिटरेट, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इसकी यूटिलिटी क्या है? इट्स ऑफन टाइम्स जस्ट एक्सेप्टेड कि इट्स अ गुड थिंग, but whatever, whether it is good or bad, it still has this one thing in itself, that it makes dissemination of knowledge very easy. ये इसको फैलाना बड़ा आसान है। हिंदुस्तान में भी इफ़ यू रिमेंबर, जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था तो हिंदुस्तान में भी क्या हुआ, दे वुड यूज़, इंडियन नेशनलिस्ट्स वुड यूज़ वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। मराठी में लिखेंगे, पंजाबी में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे। Raja Ram Mohan Roy would write in Persian as well. So all of these people did it. And then what would happen after that is the British would understand it and they would come up with that vernacular press act and gag them, would not let them speak. But they would find their own ways. In fact, one of the newspaper, I think it was Amar Bazar Patrika, but I'm not sure, Amrit Bazar Patrika or whatever the name is, it changed itself into English language overnight. तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज कनेक्ट बनाते हैं लीडर और लोगों में। गांधी वॉज एबल टू कनेक्ट विद पीपल, वाई? बिकॉज ही वॉजंट टॉकिंग इन इंग्लिश, ही वॉज टॉकिंग इन द लैंग्वेज पीपल वुड अंडरस्टैंड, दो ही वुड राइट इन इंग्लिश एंड ही वॉज अ वेरी गुड राइटर, गांधी। At least his writings show that he was a prolific writer. So until about 14th century, people could hardly find writings in their own languages. There wasn't much. इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इसमें लगभग हमको कोई लिटरेचर ही नहीं मिलता है, इससे पहले बहुत कम मिलता है। स्कॉलरशिप और लिटरेचर की लैंग्वेज, लाइक आई सेड अर्लियर, वाज लैटिन, और ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों को हासिल हो सकती थी। ये हमारे लिए भी, इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर अस। से इफ़ यू डू नॉट गो इन टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, वाई ऑन अर्थ वुड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? वाई वुड यू डू दैट? क्या ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की? कोई ज़रूरत नहीं है। यू वुड टॉक टू ईच अदर इन कश्मीरी, प्रोबेबली थोड़ा सा हिंदुस्तानी, दैट्स इट, उससे आगे कोई निकलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन when you get into scholastic tradition, you get into universities, etc., so you have to learn the language of the scripture, you have to learn the language of the text जिसमें वो लिखा गया है। You cannot understand the text without understanding its language. So Latin was it. And you can then also understand that only a few people are getting into these colleges and universities then, which is church when we talk about Europe. So only a few people are getting into church and studying. What does that mean? That means there is a severe and strong monopoly on literature. ये सिर्फ एक जाविये का लिटरेचर बाहर आ रहा है, एक जायके का। So there would be a very small population which would be educated, जो लैटिन को समझेगी और उसमें टेक्स्ट को पढ़ सकती। रिनेसांस क्या कर रहा है? रिनेसांस मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस जिनको हम इस वक्त जानते हैं, उनमें लिटरेचर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये लैंग्वेजेस भी अब डेवलप होंगी। जब इनमें काम होना शुरू हो गया तो लैंग्वेज भी डेवलप होगी। तो ये लैंग्वेजेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। एंड वी सी सून दे आर गोइंग टू रिप्लेस लैटिन कम्प्लीटली। देयर इज़ नो लैटिन आफ्टर दिस। बस कुछ टर्मिनोलॉजी रहेंगी, सुई जेनेरिस लॉ वाले लिखेंगे, या ऐसी फ्रेजेस रहेंगी, न्यूमा जूडेक्स इन कॉजा सुआ, बस ऐसी छोटी छोटी फ्रेजेस रहेंगी जो एसे एस प्रिस्पी या कोगितो एर्गो साम, बस इतने फ्रेजेस हेयर एंड देयर यू वुड सी फिर ऑफ दीज एंशिएंट लैंग्वेजेस। बाकी द टेक्स्ट्स वुड बी इन
local languages. And these people जो आप philosophers वगैरह का पढ़ते हैं ना, they are writing in local languages. They are not writing in Latin anymore. They are writing in German. They are writing in French. They are writing in English. English is also a local language then, competing against French and other languages. It's in our time that it has won that battle, more so because of the British Empire. Of course, because of the British Empire. But the hold of Latin did not go away in philosophy and science. तो वहाँ पे काफ़ी देर तक रहा. But poetry, drama, fiction में it was like thrown out of the game. Man versus boys हो गया था, बाहर हो जाओ यहाँ से. तो अच्छा, एक और चीज़ इसका एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है कि जिस लैंग्वेज में भी लिटरेचर होगा, बट लिटरेचर इन इटसेल्फ कितना प्रोड्यूस ही हो रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो यू हैव टू नो दैट टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इटसेल्फ इज बहुत कम. जब कम होगा क्यों? वाई वुड दैट बी सो? रीडिंग वॉज अ लक्जरी नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड. ये तो अब फ्री टाइम है एट्सेट्रा, उस टाइम नहीं होता था. यू हैव टू गेट योर फूड, यू हैव टू वर्क. तो पढ़ने का काम, और पढ़ने की यूटिलिटी भी नहीं थी. पढ़ना किस लिए है तुमको, क्या करोगे पढ़ के? तो ये जो एक वन ऑफ द थिंग्स दैट इज सेड ऑफ लेट इज that particular people kept particular people away from education, which in many cases is true, but people by and large were away from education. ये चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. आप इसको ऐसे देखते हैं कि देखो मेरे चचा ने पढ़ा नहीं, मेरे दादू ने पढ़ा नहीं, मेरे मामा जी ने नहीं पढ़ा, मेरी माँ ने नहीं पढ़ा, मेरे पापा नहीं पढ़े, आप लोगों ने हमको पढ़ने नहीं दिया. नहीं, ये हकीकत है काफ़ी सारे केसेस में. लेकिन बाय एंड लार्ज कोई पढ़ा लिखा होता ही नहीं था. ये भी ज़रूरी है समझना. सो देयर यूज टू बी ओनली, देखो इस वाली कास्ट के पास भी बुक्स नहीं थी, उस वाली कास्ट के पास भी बुक्स नहीं थी, इस वाले सेक्शन के पास भी बुक्स नहीं थी, उस वाले सेक्शन के पास भी बुक्स नहीं थी. बाय एंड लार्ज लोगों के पास बुक्स नहीं होती थी. तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन वी कैन हैव फेयर असेसमेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन पीपल हैव एक्चुअली फेस्ड. अदरवाइज यू वुड बी टेलिंग अ लाई टू योरसेल्फ एंड टू द वर्ल्ड. So this is very important to be understood. Now, what could be the reasons that people are not having books? Discrimination is a very small reason in my opinion, but you're free to believe that. The bigger reasons are books are not being bulk produced. और ऐसा क्यों होगा? Why not? पहले तो बुक्स के लिए पेपर चाहिए. पेपर आपके वक्त में कोई आम चीज़ है, कोरा कागज़, कोई उसकी वैल्यू नहीं है. लेकिन ये एक ज़माने पहले बड़ा वैल्यूएबल आइटम होता था. इतना वैल्यूएबल होता था कि अगर आप उस पर कुछ लिखे हैं, कुछ टाइम के बाद आप उसको मिटा देते, उसी पेपर नया लिख देते. आज आप क्या करेंगे? इफ़ यू हैव रिटन ऑन ए पेपर एंड यू वांट टू डिस्कार्ड, यू थ्रो इट अवे. नो, दे वुड नॉट थ्रो इट अवे, दे वुड ब्रश इट अवे, द राइटिंग, बट दे वुड कीप द पेपर ही, दे वुड कीप इट. दैट वॉज द टाइम. उसको बनाने में टाइम लगता था, मेहनत लगती थी, एंड इट वॉज नॉट रेडीली अवेलेबल. एंड देन हाउ वुड यू राइट ऑन इट? आप क्या करते हैं? आप कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, हो गया दूसरी कॉपी प्रिंट. फिर क्या करते हैं आप? कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी. या फिर आप कंट्रोल पी, 100 कॉपीज बन गई 100 कॉपीज. नॉट फॉर देम. दे हैव टू राइट एवरीथिंग बाय देयर हैंड, एंड दैट नीड्स अ स्क्राइब. नाउ व्हाई वुड a scribe write anything? There is no market for writing. So someone would place order for it. Scribe would take months to write it. Months लेगा वो लिखने में उस किताब को. So you would have to travel to get the copy, and then he would be meticulously copying it. It would happen only under patronage, and that's why it was only with a few people that reading was available. I can go into this in detail, but I think I have made my point clear what I want to convey. That books नायाब हैं, पढ़ाई नायाब है, पढ़ाई की यूटिलिटी भी नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. Now the more important thing is, this should not make you believe that ancients and medievals were savages. That's what modern man thinks of them, कि ये savage लोग थे. That's not true. Education is not dependent on literacy. Education is independent of literacy, and that's why you often say कि लोग बड़े लिटरेट हैं लेकिन अनपढ़ रह गए. आप ये कहते हैं ना, ये वर्ड्स यूज आप करते हैं. वी ऑफन टाइम्स कंफ्यूज द टू. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल बीइंग एजुकेटेड, वी आर सेइंग ऑफ देम टू बी कल्चर्ड. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, कल्चर्ड होना, जब हम एजुकेटेड होना कहते हैं. नाउ थिंक अबाउट इट. इफ दैट्स व्हाट वी मीन,
Let's, for the sake of argument, say yes, that's what we mean. So if that's what we mean, that educated means cultured, then can we not say that even without having knowledge of numbers and alphabets, one can still know his or her culture? He can still know the etiquette of his living, his society. Of course he can. कर सकता है. So educated is independent of this, and we can say that pre-moderns and medievals and ancients, they were fairly educated. उनके पास इसकी बहुत सारी हमको मिसालें मिलती हैं. Take for example Quran among Muslims. Modern Muslim is much more literate as compared to the Arabs of 7th century and 8th century. But who understood Quran better? We know it for certain that they did as compared to us. We talked about that example of Surah Nasr. When Surah Nasr was revealed, it said that a lot of people are going to convert to Islam when people enter into faith in groups and bands. फौज अफवाजा, फौजों में वो दाखिल होंगे दीन में. तो उस वक्त क्या करना? रिपेंट और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना. मतलब how do the two things make sense? They don't make sense to modern man कि ये क्या बात कही जा रही है. But when it was recited to Hazrat Abu Bakr, what did he do? He cried. He was sad. Because he understood what it meant. Not the modern man. They don't understand. तो ये चीज़ें बड़ी कम हो गई है. इसमें एक रीज़न कहा जा सकता है क्लासिकल अरेबिक was itself lost. We know the modern Arabic. But I think we can make this argument with some force कि बहुत सारी चीज़ों में the ancients did have knowledge. जैसे grammar का, we have books by Panini, for example, in India. Great grammarian, and it's a quality work. No one denies its quality. And so was Shankaracharya. Muslims haven't been able to produce anything that can be compared to the likes of Ibn Khaldun or Ghazali. Christians, they have had a downward spiral after Thomas Aquinas. And they have produced many greats. The Western civilization has produced many greats, and they can say, there are modern greats as well. But the point here is not saying which one is better. Is the modern better or was the ancient better? But the only point that I'm trying to make here, it wasn't savage. Not being able to write and read does not make you savage. There are shades of gray in between, and you can fall there. You can be highly cultured even without being able to read or write, and that's true for our society as well. But what changed then? There is one thing that's happening simultaneously. जब ये शेक्सपियर अपना इंग्लिश में काम कर रहे हैं, बाकी राइटर्स अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक सीज्मिक शिफ्ट लाने वाली चेंज हो रही है. व्हाट इज दैट? प्रिंटिंग प्रेस. फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज गुटेनबर्ग्स बाइबल. और ये कब आई? ये 15वीं सदी में आई, बिल्कुल बीच सदी में, 1456 उस वक्त ये किताब आई. नाउ यू नो पूरा ग्राउंड चेंज होने वाला है. एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. इससे पहले आपको हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, उनको हाथ से लिखते थे, और ज़्यादातर वो यही इंस्टीट्यूशंस के लिए होती थी. तो मोनोपोलाइज कर दिया था मोनास्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस ने इल्म को. और इसमें भी ये नहीं है कि इट्स व्हेन वी से मोनोपोलाइज, बिकॉज मोनोपोली डिनोट्स किसी एक का किसी चीज़ पे कब्जा, बट इट कनोट्स कि ये कब्जा जबरन है. इट कनोट्स कि इट्स बैड थिंग. एंड ऑफन टाइम्स दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद सच वोकैबुलरी, कि हमने इन वर्ड्स के साथ कुछ एसोसिएट किया होता है नेगेटिव चीज़ें, and then we start thinking of these things as negative, and that's how brainwashing happens. Passive learning ऐसे ही होती है. Otherwise it's not. मेरे हिसाब से ये नेगेटिव नहीं है. और कैसे करते इस चीज़ को? ये चीज़ें इंस्टीट्यूशंस ही कर सकती थी. We do not have great alternatives to it. So, but again, I do not want to absolve them of all the crimes they have committed. So वो भी नहीं है. We should be fair to whatever we are reading, whosoever we are reading. Now what's happening? People do not have access to books. All of a sudden they have access to books. Most people cannot read and write. Now a lot of people can read and write. So it's estimated कि 100,000 manuscripts थे यूरोप में before printing press.
And within 50 years of printing press, 9 million books. 100,000 manuscripts से 9 million पे पहुंच गए. You know, that's a lot of high ना, बहुत ऊंचा जंप है ये, बहुत big, huge, humongous, mammoth, Herculean. बहुत बहुत बड़ा जंप है. And this was a very significant development. And at the time when it was happening, इस development को इसका impact check करना almost impossible था. And again, this is very important to understand. Why was it difficult to understand its impact? Because this is society. ये social sciences है. ये drug trial नहीं है, lab में बैठे आप और कर लिया. ये ऐसे नहीं चलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सोशल साइंसेज में अनलेस यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ इट इन हिस्ट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा सोसाइटी में अगर हम ये एक चीज़ चेंज करें. ये बहुत मुश्किल है ये करना. इसी वजह से सोसाइटी को चेंज करने के लिए देयर आर पीपल हु आर कंजर्वेटिव, एंड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिव साइड हैज़ टू बी दिस, ऑलवेज इट हैज़ टू बी दिस. You have to err on the wrong side. So इसकी एग्जाम्पल ये दी जा सकती है. We could not have known कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या क्या चेंज होगा. And that's why the Muslim scholars were very reluctant to adopt it. No, we are not going to do it. हम इसको नहीं करेंगे. And later they started to do it. I can give you contemporary example हमारे ज़माने का. Social media पे again Muslim scholars का आना. And Muslim scholars में I am talking about mainstream traditionalist scholars did not come to social media. You cannot point out anyone. आए ही नहीं, सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं किया. सोशल मीडिया पे कौन आए? जो अथॉरिटी एट्सेट्रा को नहीं बिलीव करते वो मुस्लिम स्कॉलर्स आए. जो तकलीद एट्सेट्रा स्कूल्स को बिलोंग नहीं करते वो आए, और फिर बाकी लोग भी आए. एंड नाउ दे रियलाइज कि नहीं, इसकी है सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस है. तो क्या हुआ फिर? Reluctant to adopt it, but later adopted. अब आ रहे हैं वो. Now you would see their videos on social media etc. इसकी अपनी भी एक मिसाल है. मैं नहीं बनाता था रील्स etc. I don't like reels etc. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये कंटेंट. What can you even say in like 60 seconds? वो बात ही नहीं कहने लायक जो सिर्फ 60 seconds में कही जा सकती है. वो कहने लायक है ही नहीं, होगी ही नहीं बात. बात वही होती है करने लायक जो कभी ख़त्म करने का मन ना करे. But then you have to adopt. उसकी इम्पोर्टेंस दिख जाती है. And society में जब तक, and this should also tell you the importance of reading history, why you should read history, so that you know why people act the way they act and what happens when they act in a particular way. And that would tell you if you want a goal, if you have set yourself some goal in future, if you want your society to look like something in future, what it should do right now for that. All of that is in the example, history wala example. So here's a big jump जिसका इम्पैक्ट उस वक्त तो हमको नहीं पता था, बट देन रिपल इफेक्ट्स. बट नोटिस हियर वन मोर थिंग. नाउ बुक्स आर प्रिंटेड. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के पास एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज़ अ बुक. बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अभी भी इसको एफर्ट नहीं कर सकते सब लोग, लेकिन थोड़ा सा लिबरल हो गया. अब आपको साइमल्टेनियसली ध्यान होगा, हमने इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास देखा था आफ्टर फ्यूडलिज्म का ब्रेक. मिडिल क्लास है, मर्चेंट क्लास है, और बुक्स भी थोड़ी सी सस्ती हो गई हैं. तो यही वाला क्लास था जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता था. ये एक ग्रुप बन गया, बुर्जुआजी वाला ग्रुप बन गया. तो ये पढ़ाई लिखाई करता था. सो व्हाट वी कैन से इज प्रिंटिंग प्रेस ने पॉसिबिलिटीज़ को ओपन तो किया, लेकिन अभी वी वर नॉट एबल टू टैप इनटू इट एंटायरली. बट येस, द गेट्स वर ओपन. बट एंड जितना ओपन गेट हुआ उसका भी रिपरकशन बड़ा सॉलिड था, छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं था. सो रिनेसांस लिटरेचर जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में था, इसकी स्टाइल्स और इसकी थीम्स भी बड़ी डिफरेंट थी. पहले क्या करते थे, जो लैटिन स्ट्रक्चर था उसी को कॉपी करते थे सारे. अगर वो लोकल लैंग्वेज में भी काम कर रहे होते तब भी उसी स्टाइल को कॉपी करते थे. पहला इम्पैक्ट पोइट्री में मिला, जहाँ पे इमिटेशन ऑफ कोर्ट पोइट्स वाज कंप्लीटली गिवन अप. बिल्कुल नए राइम्स, नए पोइटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करना शुरू हुआ. एंड दीज वेर इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेक्युलर. सेक्युलर वंस अगेन मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द अदर वर्ल्डली कंसेप्शंस. एंड देयर वेर ह्यूज डेवलपमेंट्स इन ड्रामा एंड पर्टिकुलरली सैटायर का इस्तेमाल.
सैटायर क्या होता है? सैटायर होता है राइटिंग में ह्यूमर का इस्तेमाल करना, आयरनी का इस्तेमाल करना, किसी बात को एग्जैजरेट करके बोलना, रिडिक्यूल करना, स्टुपिडिटी को दिखाना किसी चीज़ के. एंड दिस इज पर्टिकुलरली डन when your satire is with respect to prevailing social norms, which can be prevailing political norms. So for example, we can create a parody of current political power में जो leaders होंगे, तो हम उनकी parody बना सकते हैं. So we can consider that's a satire. एक animal form is a satire. तो ऐसे वर्क्स हमको बहुत ज़्यादा अब दिखना शुरू हो जाते हैं. तो you see, all of these things are interrelated and they're going to have huge impact on this society. लोगों के पास किताबें नहीं थी, अब उनके पास किताबें हैं. लोगों की लैंग्वेज में किताबें नहीं थी, अब उन्हीं की लैंग्वेज में किताबें हैं. और जो वो पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट क्या है? उसका कंटेंट ये है, सैटायर फॉर एग्जाम्पल. प्रोज राइटिंग में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई. इससे पहले प्रोज सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरली राइटिंग के लिए यूज़ होता था. स्टोरीज पोइटिक होती थी. अगर आप इलियड, ओडिसी पढ़ेंगे, अगर आप अर्ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण इन इंडिया, रामचरितमानस इज वर्स. राजतरंगिनी इज वर्स, इट्स नॉट प्रोज. ठीक, आपको लगता होगा दीज बुक्स आर इन प्रोज फॉर्म, बट दे आर नॉट इन प्रोज फॉर्म, दे आर इन वर्स फॉर्म. मुस्लिम्स यूज्ड टू राइट इन प्रोज फॉर्म. मुस्लिम्स प्रोज लिखते थे, मुस्लिम्स पोइट्री नहीं यूज़ करते थे, वो प्रोज लिखते थे. लेकिन ये हर जगह नहीं था. स्टोरीज यूजुअली प्रोज में होती थी, और मुस्लिम्स भी जब स्टोरीज लिखते थे तो उसमें बड़ी पोइट्री यूज़ करते थे, बट वो प्रोज भी यूज़ करते थे मुस्लिम्स. नाउ यहाँ पे बड़ा चेंज हो रहा है. यहाँ पे पोइट्री स्टोरी नहीं है, अब प्रोज स्टोरी आना शुरू हो जाएंगी. एंड दिस बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म. नाउ यू कैन सी द रूट्स ऑफ नॉवेल राइटिंग, जो इस वक्त, तो प्रोबेबली नॉवेल्स को इसी वजह से नॉवेल कहते होंगे. प्रोबेबली, आई डोंट नो, नॉवेल मीन समथिंग न्यू, तो शायद इसको इसी वजह से नॉवेल कहते होंगे. आई एम जस्ट गेसिंग. बोकाशियो की डेकामेरॉन, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन इटालियन. ये एक बड़ा पायनियरिंग वर्क है, एंड दिस इन्फ्लुएंस लेटर प्रोज राइटिंग्स ऑल ओवर यूरोप. नाउ लिटरेचर पे ये सारा इफेक्ट था. अदर थिंग्स वेर नॉट अनटच्ड. आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे मैसिव सीज़मिक शिफ्ट, अमेजिंग. इनफैक्ट आई वुड से अगर ह्यूमनिज्म को हम 2 मिनट के लिए साइड रखें और हमको कोई टेंजिबल चीज़ बोले कि यू कैन नॉट कीप एनी थिंग फ्राम रेनेसेंस, यू कैन कीप जस्ट वन टेंजिबल थिंग फ्राम इट, व्हाट शुड वी टेक? वी शुड टेक विट्रूवियन मैन. देन विट्रूवियन मैन जो है वो सम अप करता है रेनेसेंस को, बिकॉज उसमें आर्ट है और उसमें ह्यूमनिज्म भी है, दोनों चीज़ें हैं. सो the greatest achievements, what I want to tell you by this is the greatest achievements of Renaissance were made in the realm of art and artistry. That's in the realm of painting, sculpting, architecture. Amazing work. I mean, you would get mesmerized and shocked at the same time by the level of detailing in their sculptures. Amazing. If you see that Moses wala, ya fir with Mary, she has Jesus in her lap. Oh my god, that is amazing work. So of course we don't believe in it as Muslims that he died on the cross, but that sculpting is amazing. It is so detailed and it sums up, वो पूरी फीलिंग आपको उसको देख कर आ जाएगी कि what Christians call the passion of Christ, वो उसमें summed up है. Amazing work. So ह्यूमनिज्म जो रेनेसांस की थी, उसने अपना एक अच्छा एक्सप्रेशन इसमें भी उसको मिला, रेनेसांस स्कल्पटिंग में. एंड अगेन द क्वेश्चन दैट वाज पोज्ड अ फ्यू डेज बैक कि व्हाई आर ऑल ऑफ दीज यूरोपियन स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स न्यूड, दो ऑल आर नॉट, बट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स दैट कि ह्यूमन फॉर्म इज क्लॉथलेस, यू आर बॉर्न क्लॉथलेस. सो ह्यूमन फॉर्म को सेलिब्रेट करते थे वो बहुत ज़्यादा. सो दे वुड यूज बिब्लिकल सब्जेक्ट्स, but the interpretation would not be classical. So what does that mean? That means कि उनका जो the interpretation they would give to the subjects would have little or nothing to do with traditional religious attitude. इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं. There is a book called पैगंबर, Prophet, written by खलील जिब्रान. मुस्लिम में जब पैगंबर कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक फिगर आती है, पर्टिकुलर फिगर, but this is not what we think, but he writes that book. See, तो
रिलीजियस मोटिव को निकाल के उसको किसी और तरीके से पेश करना। तो यहाँ पे वैसा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं समझना बिल्कुल भी कि ये सारे एथियस्ट बन गए ऑल ऑफ ए सडन। ये ऐसा नहीं है। ये अभी थॉरो एंड थॉरो क्रिश्चियंस ही हैं। हम शायद ये कह सकते हैं कि एथिज्म इसका अगला पड़ाव होता है, तो वो हम कह सकते हैं शायद। आई डोंट वांट टू से दैट, बट वी नो वेयर यूरोप एंडेड अप फाइनली, राइट? दैट वी नो। तो देयर इज अ लेसन इन इट। दीज आर ओनली व्हाट, इनको हम कैसे देख सकते हैं? अगर मान लीजिए हम उस एरा में ट्रांसपोर्ट किए जाए राइट नाउ, जो हम सुन रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पे, वी वुड कॉल दीज पीपल मॉडर्निस्टर्स ऑफ द एरा। ये मॉडर्निस्टर्स है, ये कूल ड्यूड्स है, ये वोक है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये नहीं मानते ये सुपरस्टिशंस एटसेट्रा, ये वो वाले लोग हैं। In the height side, these might appear to be people who are liberating you from the clutches of the church. But when you see it in the long run, वो freedom इतना ज़्यादा हो गया कि वो आज़ाद ही हो गया फिर। तो again, that's why we have to be very, very, very cautious about what we are doing when we tamper with culture. इसको बड़ा sophisticated अंदाज में करना होता है, लेकिन ये करना होता है, ये करना ज़रूरी है। इसका दूसरा एक्सट्रीम भी प्रॉब्लमस है। इसको इस कोट से अच्छे से समझा जा सकता है। यू नो व्हाट हैपेंस टू कल्चर इफ इट डजंट चेंज, इट डाइज, बिकॉज लाइबिलिटीज सोसाइटी नहीं मानेगी कैरी ऑन करना। सो कल्चर हैज़ टू चेंज, बट इफ इट चेंजेस एवरी डे, इट डाइज एवरी डे। सो इट हैज़ टू चेंज सो मच स्लाइटली, इतना धीरे, इतना स्लोली, दैट नो वन थिंक्स देयर इज अ चेंज हैपनिंग। इट्स ओनली आफ्टर 100 years यू रियलाइज ये पुराने जैसा था नहीं। इतना स्लाइट चेंज धीरे धीरे होना चाहिए इसमें। सो इसको कहने के लिए वर्ड्स दो हैं। वी कैन से कि इट शुड इवॉल्व, देयर शुड नॉट बी अ रेवोल्यूशन इन कल्चर, देयर शुड बी एन एवोल्यूशन इन कल्चर। और हाउ कैन दिस बी डन? ये कैसे किया जाए? एवोल्यूशन इन कल्चर, एवोल्यूशन इन कल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में कंजर्वेटिव। सो इवन इफ यू फाइंड योर लाइव्स आर पैथेटिक, दोज ऑफ यू हु आर कंजर्वेटिव, कि you are living a very bad life, your life has a very important role to play. What are you doing? You are acting as a checkpost against rampant change in culture. Now the balance, the societies that prosper the best, there is good balance between the ones who want to conserve and the ones who want to progress. There is a good balance. अब कोई सोसाइटी है जो पैथेटिक से पैथेटिक होती जाती है, वहाँ पे एक साइड का गलबा होता है। कितना गलबा होता है? इतना गलबा कि दूसरा अपनी कॉन्जर्वेटिव मुंह नहीं खोल सकता। आप जो भी चेंज कर ले। ऑपोजिट वाले में क्या होता है कि कॉन्जर्वेटिव इतना ज़्यादा होल्ड रखा होता है, आप सही भी बात कर रहे हो कि गर्दन काटी जाएगी, वाजिबुल कत्ल। ठीक? सो द राइट बैलेंस। सो कंजर्वेटिव्स हैव अ गुड रोल इन आवर सोसाइटी राइट नाउ, बिकॉज द लिबरल साइड इज टॉकिंग। यू हैव टू पुट ए चेक ऑन इट, सो and for that you should be, there is a need for revival of religious sciences, because that's what you want to conserve, right? जिस चीज़ को भी आप कंजर्व करना चाहते हैं, उस चीज़ की साइंसेस तो पता होनी चाहिए। देयर इज़ अ नीड फॉर इहा उलूमुद्दीन, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस। खैर, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आर्ट अब इज टेकिंग इट्स ओन कलर, इट्स सेपरेटिंग फ्रॉम रिलीजियस एटीट्यूड, और इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। And this was unknown to the ancients. To the medieval people it was unthinkable. मतलब ये कब से आना शुरू हो गया कि मतलब art in itself is a work to do, मतलब you can do art for the sake of art. ये नहीं होता. You know, one of the ways to put it in is कि from a traditionalist conservative mind you would say that art separated from the core, the branch separated from the trunk, is of no use. It is at the most cancerous to the body, and they would not tolerate. They would call it heretic. So this is a heresy when you do such kind of art. So they would not tolerate ये वाली चीज़ें. And art का मकसद होता था कुछ. Art is not purposeless. और वो मकसद क्या होता था? To impart what the trunk wants to impart. So what does the branch do? The branch produces the fruit which the trunk wants to produce. So the artist would be making art which serves the main body
ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। इसको मिसाल से समझा जा सकता है फिर से ना। आर्ट इज़ ए वेरी पावरफुल थिंग, ये बहुत पावरफुल थिंग होती है। अब लोगों को आप नहीं समझा सकते हर एक डिटेल अबाउट से कि किसी भी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ऑफ कुरान, हिस्ट्री ऑफ कुरान, मुहद्दिस, मुफस्सिर, एवरीथिंग, तफसीर, हदीस, सब कुछ नहीं समझा सकते लोगों को आप। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उनको कैसे समझाते हैं? यू यूज़ आर्ट फॉर्म्स। जैसे आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, प्ले करते हैं, या आप पोइट्री लिखते हैं, आप नात ख्वानी करते हैं। अब ये सारे कल्चर ऐसे इवॉल्व होता है। इसमें एक और चीज़ भी समझिएगा, इसका कहने का मतलब ये भी हुआ तब कि वो सारे आइडियोलॉजीज़ जो अपनी आइडियोलॉजीज़ को कल्चरल फ्रेमवर्क नहीं दे पाते हैं, वो मर जाते हैं। सच आइडियोलॉजीज डाई। Only the ideologies which are able to present a cultural framework are able to survive. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। टेक फॉर एग्जाम्पल लिटरलिस्ट स्कूल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, दैट्स कॉल्ड XYZ रिलीजन। इसका लिटरलिस्ट स्कूल है कोई, हम बस वही करेंगे जो किताब में लिखा है। आपका जो ये XYZ दीन है 10 साल भी नहीं जिएगा, 15 साल में ख़त्म होगा। ये एक जनरेशन कर सकती है, अगली जनरेशन को कैसे पास ऑन करोगे? सारे तो नहीं पढ़ेंगे सारे टेक्स्ट, आपका बेटा भी हर एक टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा और उसका बेटा भी हर एक टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा, और उनकी टेक्स्ट को पढ़कर अंडरस्टैंडिंग सेम कैसे डेवलप होगी? नहीं होगी। आपका दिन 4 साल में ख़त्म हो गया होगा। इट्स ओनली दोज कल्चर्स, दोज आइडियोलॉजीज जो खुद को कल्चर में डालती हैं। अब इसकी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं हिस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही मेड अ सोसाइटी। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जहाँ पे दीन प्रैक्टिस होगा, जहाँ पे दीन प्रैक्टिस होगा उसको मदीना कहेंगे। तो उन्होंने एक मदीना बनाया। अगर वो मदीना ना बनाते तो दीन भी ना रहता। ये कहा जा रहा है मदीना नेसेसरी है दीन के होने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट शुड ऑल्सो टेल यू, ये आपको वो फिलोसॉफिकल बेसिस जो खिलाफत के लिए आर्ग्यू करते हैं, ये उसका भी फिलोसॉफिकल बेसिस है। इसको और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। नाउ टेक फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म। व्हाई इज सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एबल टू सर्वाइव? Why should it survive at all? Why should these sophisticated institutions survive at all? Because they indulge into cultural institutions. वो आपको बोलेंगे कि ये क्या होता है फेथ, ये क्या होता है रिलीजन, ये क्या होता है फेस्टिवल, बट दे क्रिएट पैरेलल फेस्टिवल्स। द फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस डे, द फेस्टिवल ऑफ रिपब्लिक डे, द फेस्टिवल ऑफ वैलेंटाइन डे, द फेस्टिवल ऑफ मदर्स डे, द फेस्टिवल ऑफ फादर्स डे, द फेस्टिवल ऑफ cleanliness day, the festival of defense day, the festival of say particular war में win day. That's how a nation is able to survive. If the nation is rooted in secular grounds, it is going to create secular festivals. It is going to create secular temples as well. The temples would be Senate, Parliament House, secular temples, Parliament House, Metro, सिनेमा हॉल, these are temples of this. आपका क्या होता है? जैसे for a Muslim there would be a masjid, there would be a maktab, there would be a mazar, right? All of these places, madrasa. For the secular person, what are the different places? It's a restaurant, it's a cinema hall, it's a parliament, it's जिसको राष्ट्रपति भवन etc. So different places have different names. And then there are rituals as well. आपके नमाजें हैं. So there is an opening ceremony. You touch the ground first and then you enter the field. You lift your bat when you score 50. So you have own. आपका क़याम जो होता है वहाँ पे भी क़याम होता है. आप खड़े होते हैं, माइक पे बोलते हैं, and then everyone taps the bench. The tapping of bench is like आमीन बिल जहर. ज़ोर ज़ोर से आमीन बोलते हैं अलहम्दु शरीफ ख़त्म होने पर. तो वहाँ पे क्या करते हैं? टैप करते हैं बेंच को. और फिर जब मौलवी साहब ये दुआ पढ़ता है, आप बोलते हैं आमीन, तो दैट वुड बी द वोटिंग, आई नाई. सो देयर वुड बी एज और नेज. तो एंटायर कल्चरल स्ट्रक्चर में वो दाखिल हो जाता है, तभी वो सर्वाइव करता है. नहीं करेगा तो सर्वाइव भी नहीं करेगा. हर एक जगह ऐसे ही होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आर्ट अब यही फॉर्म ले रहा है.
Art is taking new forms. And people's lives, I did not know where we started, we digressed a lot, but this was also important to understand. Or the one last thing I would say about this, and those of you जो मजहबी रुझान रखते हैं, फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मजहबी रुझान रखने वालों को बहुत ज़रूरी है कल्चर को समझना. दे कैन नॉट अवॉइड इट. ये जो बात होती है ना बड़ा इजीली दैट वी वांट टू डिस्ट्रॉय कल्चर, वी वांट टू कीप रिलीजन, ये सबसे खोखली बात है जो आप जिंदगी भर में कभी भी सुनोगे. A lie has much more truth than this statement. So take this statement home और इसको thoroughly analyze करना शुरू करें कि ये जो हम कहते हैं ना कि मैं कल्चर फॉलो नहीं करता, मैं रिलीजन फॉलो करता हूँ, मुझे दीन ने ये हुक्म नहीं दिया ये करने को, मैं क्यों करूँगा या करूँगी. ठीक, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो इसका मुझे दलील मज़हब में दिखाओ, इसकी दलील मज़हब में दिखाओ. उस पर सब पे बात हो सकती है कि ये दलाइल मांगना इनमें कितना रैशनैलिटी है, कितना नहीं है, पॉजिटिव कमांडमेंट्स क्या होती है, नेगेटिव कमांडमेंट्स क्या होती है, वो सारी बहस हो सकती है. बट आई वॉन्ट यू टू टेक दिस होम एंड थिंक ऑन इट, स्लीप ऑन इट, सिट ऑन इट, ईट इट, ड्रिंक इट, कि इज इट इवन पॉसिबल टू टॉक अबाउट ए फ्रेमवर्क दैट कैन सर्वाइव विदाउट इट बीइंग पार्ट ऑफ द कल्चर. लोगों के रहन सहन का वो तरीका ही ना हो, उसके बाद भी वो चीज़ सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं. वो करेगी सिर्फ एक शर्त पे, ज़बरदस्ती, उसके अलावा नहीं. एंड दैट्स व्हाई यू वुड सी मॉडर्न ideological states very authoritative, and that kind of gives people the idea or illusion that earlier such societies would also have been authoritative, which is not true. They were not authoritarian states earlier. A modern चाहे वो फिर कोई भी ideology हो, you can count Mao in China very authoritarian because you have to force it into people, you have to force people into obedience. You cannot do it without that. North Korea, another example. Stalin, another example. Certain Muslim extremist groups who have been able to get power for some time or another, you would see them very authoritarian. Why? Because ये लोगों के कल्चर का हिस्सा नहीं है, आपको लोगों को फोर्स करना पड़ेगा. अगर वो लोगों के कल्चर का हिस्सा होगा, वो खुद वही शेप लेगा. You would have to force people into line if you do not do that. Now you might argue कि okay we can do that. ठीक है, आप शायद ये आर्ग्यू कर सकते हैं. Extremists often argue like this कि okay so be it, ताकत ही सही. But the problem with that line of thinking is that that is not going to give you success in the long run. कहने का मतलब जैसे there is a spring का अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, वो उसको आप खींचेंगे, ठीक, आप उसको खींचेंगे, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे ना, वो वापस अपने लाइन पे चला जाएगा. इट्स गोइंग टू गो बैक टू वट एवर इट वॉज, एंड इट्स गोइंग टू रिपेल एज वेल. यू हैव टू इंडल्ज इन लॉट ऑफ योर एनर्जी इनटू समथिंग जो सुपरफिशियल है, जो इसको ऐसे समझे, यूजिंग ऑफ फोर्स फॉर यू वॉज वॉट ए मीन्स, राइट. आप फोर्स क्यों यूज कर रहे थे? द एक्सट्रीमिस्ट आर्ग्यूज दैट इट्स ए मीन्स टू अचीव द गुड एंड. ओके फाइन, आई गेट इट, गुड एंड को अचीव करना मैं भी चाहता हूँ, सब करना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम हियर इज योर मीन्स बिकम योर गोल, बिकॉज द मीन्स आर परपेचुअल, बिकॉज यू आर नेवर एबल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. आपके मीन्स ही आपका गोल रह जाते हैं, आप कभी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाते. और एग्जैक्टली हैपेंड विद माओ. कम्युनिज्म के साथ ऐसा ही हुआ. वट वर द कम्युनिस्ट्स एक्सपेक्टिंग वॉज व्हेन द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोलेटेरिएट अगेंस्ट द बुर्जुआजी वुड टेक प्लेस, फिर हमको कुछ साल तक वी वुड हैव टू कीप ए वैनगार्ड बिकॉज द बुर्जुआजी वुड ट्राई टू रीटेक, बट आफ्टर सम टाइम everything would be equalized. We would have a commune. But that did not really happen. And Mao was able to diagnose. Mao of China. So Mao said this revolution has to be perpetual. ये perpetual ही होगा. ये एक ही बारी में नहीं खत्म होगा. ये हमेशा रहेगा. So what does that mean? That means your goal has all of a sudden changed. Your goal is no more your goal. The means have become your goal. Do you want that? The extremist has to understand this, that his method is not going to get him the solution. So what then is the solution? The only solution is free flow of ideas. That's the only solution. That you fight ideas with ideas.
That's the only solution. इसीलिए Hamza Yusuf would say the modern jihad is the jihad of ears, the jihad done by tongue. So that's the modern jihad. So the point here is, coming back to what we discussing. So we were discussing ये जो if we go back to that era, we would find these to be the modernists of the era. And what they were doing is they were taking these religious teachings और moral values को separate कर रहे थे. उस वक्त purpose क्या होता था medieval art का? Moral values को inculcate करना, religious teachings को inculcate करना. तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ नया अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है. आपने वो दार्जिल सफारी वाली मूवी तारे ज़मीं पर देखी है? तो उसमें एक गाना है, वो दुनिया का नारा चले रहो ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है टेंशन, दुनिया इनको मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है. फिर दार्जिल सफारी की तरफ कैमरा पैन करता है और फिर यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है, ये सपने बांधा करते हैं, कुछ ऐसे करते रहते हैं. तो वैसा ही हो रहा है. यहाँ पे क्या होता था पहले मिडिवल आर्ट में? ये सोते भी थे, टेंशन आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है. और फिर अब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस. सो अर्लियर पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स दे वुड बी जैसे फेरीज, चेरुबिम्स, कुछ हेवनली एंजल्स एटसेट्रा. दीज वर नॉट men and women of flesh and blood. And now what they would make is men and women of flesh. In fact, that's what they would concentrate on, flesh. And that's where you would see stripped of clothes most of the time, more detailing of the physical body. And then the artists, they used to be mostly anonymous. They had a very low position in the society. And they would work in groups. They had no individuality. Renaissance total change कर देता है इनको. ये आर्टिस्ट का दौर आना शुरू हो जाता है. हर एक यूनिक इंडिविजुअल, अपना स्टाइल उसका वखरा स्वैग अब अपना है उसका. अब नहीं वो मानता, वो नहीं फॉलो करता कोई ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग. वो अपना नया एल्बम निकालेगा, अब आपका सुरूर का आएगा वो. सो दे हैव देयर ओन सेपरेट आइडियाज नाउ. एक इंडिविजुअलिटी उनकी है अपनी. सो रिनेसांस सीज दिस मार्केट राइज ऑफ इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स, जिनका अपना यूनिक स्टाइल होगा, अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, और इनकी बड़ी इज्जत होगी सोसाइटी में. बड़ी इज्जत होगी सोसाइटी में आर्टिस्ट की. Wealthy merchants, princes, churches, they would want their patronage. They competed for their patronage. So art was hence freed from religious and ritualistic overtones. And this, from a purely religious point, is the most disastrous thing that can happen to a religion. When it has, जब उसको strip कर दिया जाए from a hold on art. अब इसको भी समझने का बहुत सारा तरीका. इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव फ्रॉम ए प्योरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग इज कि यू हैव टू बी अथॉरिटेरियन, कि नो यू कैन नॉट डू आर्ट. नो, बट व्हाट नीड्स टू बी डन इज द आर्टिस्ट नीड्स टू बी religiousized. I don't know if that's a word or not. Of course it's not a word. Religiousized. The artist needs to be, say for example, if we talk about religion is Islam, then the artist needs to be Islamized. So if the religion is Hindu, the artist needs to be Hinduized. If he is Christian, he needs to be Christianized. So because it's not possible to, it's just not possible कि आप आर्ट को कब्जे में रख सकते हैं. ये तो आज़ाद है जब चाहे जहाँ है वरे, इसके रास्ते में कैसे खड़ी कोई दीवार करे. नहीं हो सकता ऐसे. तो what you need to do is you need to go the other way around. क्या करोगे आप दूसरे? So you need to sensitivize the artist कि your art has impact on people. You know, one of the things, Muslim scholars were always wary of music. It was again because of this reason. Because music can take you anywhere. इसको भी एक मिसाल से समझा जा सकता है. Blow and you can make fire, blow and you can extinguish fire. It depends why are you blowing. ठीक? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. You can make fire or you can extinguish fire. So art is that kind of a sword. Who is wielding it is wielding a very strong power. Now take for example speech में. अब conservative साइड से speech देने वाला बड़ा strong orator है, और जो दूसरा वाला साइड है वहाँ का ऑरेटर अच्छा नहीं है.
So who is going to get more people to vote for him? The one who is great orator. Now oratory is the art of speech. It's again an art. So the one wielding the sword is going to win the day. ये हर जगह ऐसे ही होगा. When conservatives would start producing prolific writers like Simone de Beauvoir or Sartre, the falsafa wouldn't matter at all. They would win the day. When the modernist, the feminist would be able to do that, they would win the day. When the communist would be able to do that, they would win the day. Marx was a prolific writer. So was this person, Lenin. Amazing writers, all of these people. Gandhi was a great orator, and his speech in the court, जब उनको क्या कहते हैं, sedition. It's an amazing speech. Martin Luther King, I have a dream. That's a speech. Malcolm X, great orator. तो art in itself ना नूरी है ना नारी है, लेकिन जो इसको wield करेगा वो बहुत ताकत wield करता है. और इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि from the church perspective, what would they want to do is they want to keep it under kabza. But the bird is out now. The birdie is out. You cannot guard the secret anymore. What do you do now? So you have to work from the other way around. But turns out that wasn't done. And the church lost the game forever. And those of us now who want to lose the game, they would again ignore it and let it be. So art was freed from religious and ritualistic overtones, and artistic creations were admitted for their intrinsic aesthetic value. ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक आर्ट की वैल्यू होती थी फॉर व्हाट इज इट्स पर्पस, व्हाट इज इट डिपिक्टिंग. वाह क्या बात कही है. नहीं, अब ऐसा नहीं है. अब आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट वो खुद में कितना एस्थेटिक वैल्यू रखता है. एंड देयर कम लॉट ऑफ इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स विद great achievements. We would look at these achievements and their works and these artists in upcoming sessions, inshallah.